हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स में डिसीजेस और इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। तो अगर आपको ये लगता हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स में ही इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में भी कई सारे डेडली डिसीजेस एंड इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे ना कि आपके सिलेबस में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड इन्फेक्शंस और डिसीजेज मेंशन्ड हैं, उन सभी इन्फेक्शंस और डिसीजेस को हम इस सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन डिसीज़ेस की जो कि एनिमल्स में हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं एनिमल्स में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। तो जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेज इन अदर एनिमल्स सच एज काउ, बफेलोज, शीप, गोट एंड पोल्ट्री बर्ड्स। ठीक है, यानी कि बर्ड्स तक को, जो हमारी मुर्गियाँ वगैरह होती हैं, पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं, डक्स वगैरह, इनको भी इन्फेक्शंस और डिसीजेज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर काऊ, बफेलो, शीप, गोट वगैरह लिखा हुआ है तो आप सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में ही सोचेंगे कि सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स को इन्फेक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है। जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, तो जंगलों में रहते हैं, उनको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है डिसीजेज कॉज करते हैं। Some of the examples of diseases caused in animals by the microorganisms or microbes are, अब कौन कौन से examples हैं? तो foot and mouth disease, सेकेंड है आपके पास एंथ्रेक्स, और थर्ड है आपके पास एस्परजिलोसिस। ठीक है, थर्ड कौन सा है आपके पास? एस्परजिलोसिस। तो एक एक करके हम तीनों ही डिसीजेज या इन्फेक्शंस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फुट एंड माउथ डिसीज़ की, और इसको हम शॉर्ट में FMD भी बोलते हैं। ठीक है, फुट एंड माउथ डिसीज़ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम शॉर्ट में FMD भी कहते हैं। अब अगर हम बात करेंगे फुट एंड माउथ डिसीज़ की, तो बेसिकली ये काफ़ी इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है, यानी कि ये फैलता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके कॉजेटिव एजेंट की, तो ये एक वायरल डिसीज़ है, यानी कि ये एक वायरस के कारण होता है। ठीक है, अब बेसिकली FMD के बारे में, यानी कि फुट एंड माउथ डिसीज़ के बारे में बोला जाता है कि जो क्लोवन हूफ्ड एनिमल होते हैं, क्या मैंने बोला? क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स। आप सभी को पता है कि हमारे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास हूफ्स होते हैं, है ना? तो वो वाले एनिमल्स जिनकी हूफ्स कैसे हो? क्लोवन शेप के हो, यानी कि कुछ ऐसे हो, कुछ इस तरीके के हो, उन्हें ये डिसीज़ सबसे ज़्यादा होती है। अब इसमें हमारी कैटल्स आ जाती हैं, बफेलोज, काउज वगैरह। ठीक है, शीप आ जाती है, गोट आ जाती है, कैमल्स वगैरह आ जाते हैं। बेसिकली वो वाले एनिमल्स जिनके हूफ कैसे हो, ऐसे क्लोवन शेप के हो, तो उनको ये फुट एंड माउथ डिसीज़ FMD सबसे ज़्यादा होता है। बोला जाता है कि अधिकतर क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स में ही ये डिसीज़ देखने को मिलता है, और काफ़ी कंटेजियस होता है, काफ़ी इन्फेक्शस होता है, और ये क्या है? एक वायरल डिसीज़ है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो देखो, मोस्टली प्रॉब्लम्स एनिमल्स में जो भी इन्फेक्शंस और डिसीजेज जो होते हैं ना, उनकी जितने भी हम आगे पढ़ेंगे या जो भी हमारे सिलेबस के बारे हैं, सभी के मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ कि एनिमल्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो बेज़ुबान होते हैं, मतलब कि वो उनको जो भी वो फील कर रहे हैं, है ना, वो हमको बता नहीं सकते हैं अपने मुंह से कि आज हमको जो है ना थोड़ी वीकनेस लग रही है, या आज हमको फीवर लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें वो बता नहीं पाते हैं। तो जितनी भी आपके सामने डिसीजेज आएंगी आज जो आपके सिलेबस के बाहर है, उन सभी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो डिसीजेज जो है ना एक क्रॉनिक स्टेज में या एक सीवियर स्टेज में इसलिए चली जाती हैं क्योंकि जब डिसीज़ या कोई भी इन्फेक्शन इनिशियल स्टेज में रहता है ना, तो वो
लोग जो है डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एनिमल्स बोल नहीं सकते कि आज हमको जो है ना यहाँ दुख रहा है, या हमारे माउथ में छाले पड़ रहे हैं, ब्लिस्टर्स आ रहे हैं, ये वो नहीं बता पाते। तो इनिशियल स्टेजेस में ट्रीटमेंट जो है पॉसिबल होता है, और इनिशियल स्टेज में हम बोलते हैं कि किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करना आसान होता है। लेकिन अगर वो अपने क्रॉनिक फॉर्म में चला जाए, सीवियर फॉर्म में चला जाए, तो समस्या हो ही जाती है ना। और पॉसिबिलिटीज़ ये भी होती है कि एनिमल जो है ना फाइनली उसकी डेथ ही हो जाए अगर कोई भी इन्फेक्शन अपने क्रॉनिक स्टेज में चला गया तो अगर हम बात करेंगे FMD की, यानी कि फुट एंड माउथ डिसीज़ की, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? करीब 2 से 6 दिन तक हमारे जो एनिमल्स होते हैं जिनको ये इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्टेड एनिमल्स, उनको जो है फीवर रहता है 2 से 6 दिन तक, ठीक है। फिर इसके बाद में ब्लिस्टर्स यानी कि फफोले डेवलप हो जाते हैं। कहाँ? तो माउथ में और फुट में, इसीलिए इसको हम फुट एंड माउथ डिसीज़ बोलते हैं। तो पूरे माउथ के अंदर, मुंह के अंदर और फुट में जो है ना ब्लिस्टर्स डेवलप हो जाते हैं। और फिर इसके बाद में ये ब्लिस्टर्स जो है जो फफोले हैं वो फूटते हैं और लेमनेस कॉज करते हैं। अब ये लेमनेस क्या होता है? तो बेसिकली आपने देखा होगा कि कई बार हमारी कुछ गाय वगैरह जो होती हैं वो लंगड़ा लंगड़ा के चलती हैं, ठीक है। तो लंगड़ा के चलना जिसको हम लिम्पिंग कहते हैं। तो एनिमल्स जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, जैसे उनके ब्लिस्टर्स फूटते हैं, रप्चर होते हैं, फफोले फट जाते हैं, तो वो लेमनेस जो है ना उनमें आ जाती है, यानी कि वो लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं, ठीक है। उनको जो है ना वो नॉजियस फील करते हैं, चक्कर वगैरह आते हैं, और आप बोल सकते हो कि काफ़ी उनको थकान होती है, बहुत वीक हो जाते हैं। बेसिकली न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स जो है ना डेवलप हो जाते हैं। अगर हम बात करेंगे एडल्ट एनिमल्स की, वो एनिमल्स जो कि काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, अगर उनमें फुट एंड माउथ डिसीज़ होता है तो आप बोल सकते हो कि उनमें सबसे पहले तो वेट लॉस देखने को मिलता है, उनका वज़न बहुत जल्दी से जो है ना कम होने लगता है। और अगर सीवियर हो जाता है ये इन्फेक्शन, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हार्ट डिसीज़ भी होने लगते हैं, हार्ट फेल भी हो जाता है। तो देखा जाए तो ये जो वायरल डिसीज़ है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मेजर प्रॉब्लम ये रहती है एनिमल्स के साथ कि वो हमें बता नहीं पाते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 2 से 6 दिन तक जो है हमारे एनिमल्स को, इन्फेक्टेड एनिमल्स को फीवर रहता है। अब फीवर है उनको, इन्फेक्टेड एनिमल्स को, ये जो उनकी टेक केयर करते हैं, अगर वो देखें अच्छे से कि हाँ आज हमारी जो कैटल्स हैं वो सब ठीक है कि नहीं है, किसी को फीवर तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना, जो भी उनके केयर टेकर होते हैं अगर वो प्रॉपर्ली ध्यान रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2 से 6 दिन तक अगर किसी इन्फेक्टेड एनिमल को फीवर रह रहा है और अगर केयर टेकर उसका ध्यान नहीं रख रहा है तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसलिए ये क्रॉनिक स्टेजेस में पहुंच जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये फुट एंड माउथ डिसीज़ FMD जो है फैलता कैसे है? तो जैसे कि मैंने बताया ये काफ़ी कंटेजियस होता है। अगर किसी एनिमल को जो है इन्फेक्शन हुआ है तो उस इन्फेक्टेड एनिमल को तुरंत आइसोलेशन में या क्वारंटीन में डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक इन्फेक्टेड एनिमल से दूसरे इन्फेक्टेड एनिमल में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कैसे? तो जब एक इन्फेक्टेड एनिमल जो है ब्रीदिंग की प्रोसेस करता है, सांस लेता है, तो जब वो एक्सहेल करता है तो एक्सहेल के दौरान जो वायरस है, वायरस के जो आप बोल सकते हो कि पार्टिकल्स हैं, वो हवा में आ जाते हैं और हवा को कंटेमिनेट कर देते हैं। तो जो दूसरा बगल में एनिमल खड़ा होगा, हेल्दी एनिमल, वो उस कंटेमिनेटेड एयर को ब्रीथ करेगा तो उसके अंदर भी वो वायरस जो है चले जाएंगे और उसमें भी इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर एक इन्फेक्टेड एनिमल आपको समझ में आ रहा है कि हाँ इसको कुछ प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं लग रहा है इतने दिन से, इसमें थोड़ी सी वीकनेस लग रही है, ठीक से खा नहीं रहा है प्रॉपर, तो उसको तुरंत से जो है आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक को अगर हो गया तो फिर बाकी लाइन से खड़े हुए हैं उनको भी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि और क्या इससे ट्रांसमिशन हो सकता है इस डिसीज़ का, तो प्रॉपर जो है ना बेसिकली उनके खाने पीने का ध्यान ना रखा गया हो, यानी कि जो भी केयर टेकर उनको खाना दे रहा हो वो कंटेमिनेटेड हो वायरस से, जो भी पानी उनको पीने के लिए दिया जा रहा है वो कंटेमिनेटेड हो वायरस से, चांसेस होते हैं। इनफैक्ट अगर हम बात करेंगे कि क्या ह्यूमन बींग्स को खतरा होता है फुट एंड माउथ डिसीज़ का, तो ऐसा बोला जाता है कि मोस्टली ह्यूमन बींग्स को कोई खतरा नहीं होता है, कोई डेंजर नहीं होता है इस डिसीज़ का, क्योंकि ये मेनली डिसीज़ किसके लिए होती है? एनिमल्स के लिए ही होती है, ठीक है। तो ऐसा कोई खतरा नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ ह्यूमन बींग्स जो है ना
वो एनिमल्स में ये डिसीज़, वायरल डिसीज़ जो है कॉज कर लेते हैं। कैसे? भाई केयर टेकर है ना, उनको तो बार बार जाकर के एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में आना ही पड़ता है। तो अगर कोई ह्यूमन बीइंग, कोई केयर टेकर अपने कपड़ों के साथ अपनी स्किन पे या जो वो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उसमें वायरस चिपका करके एनिमल के पास लेकर के जाएगा, तो वो वायरस जो है एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो ह्यूमन बींग्स को तो कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो हैं कई हद तक बहुत सारे डिसीजेज़, ना सिर्फ फुट एंड माउथ डिसीजेज़, और भी कई सारे इन्फेक्शंस जो हैं ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को कॉज कर सकते हैं अगर प्रॉपर हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन नहीं किया गया है। तो अपने कपड़ों पे चिपका के ले आएंगे ह्यूमन बींग्स, अपने हाथों पे चिपका लेंगे, या जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स वो यूज़ करते हैं फार्मिंग के दौरान, उसमें जो है ना वायरस चिपका करके लेके आ जाएंगे एनिमल्स के पास, और एनिमल्स बेचारे इन्फेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके खाने पीने का प्रॉपर्ली जो भी उनको खाना पीना दिया जा रहा है उसको मेक श्योर करना चाहिए कि वो बिल्कुल सेफ़ हो, खाने लायक हो, है ना, बिल्कुल भी कंटेमिनेटेड ना हो किसी भी टाइप के बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से, जो भी है, और हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए। प्लस वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन का कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो वैक्सीनेशन का कंसेप्ट हम बोलते हैं कि एनिमल्स के ऊपर भी लागू होता है। जैसे वैक्सीन वगैरह ह्यूमन बींग्स को कई सारी फटल डिसीजेज से प्रिवेंट कर सकती हैं, सिमिलरली एनिमल्स को भी कर सकती हैं। तो जितना हो सके आप समझ सकते हो कि जो भी हमारी कैटल्स हैं, जो भी हमारे एनिमल्स हैं, अगर वैक्सीन अवेलेबल हैं तो उनको जा कर के लगवा दी जाए, ताकि इस तरह के डेडली डिसीजेज उनको ना हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद में हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिसीज़ की, जो कि है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ है। क्यों? क्योंकि ये एंथ्रेक्स डिसीज़ जो है ये ह्यूमन बींग्स में भी हो जाती है। FMD के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंसानों को ज़्यादा खतरा होता नहीं है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कभी कोई परेशानी हो जाए तो हो जाए, वैसे नहीं होता है। लेकिन एंथ्रेक्स की अगर बात करें तो ये ह्यूमन बींग्स में भी फैल सकती है। तो एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस डिसीज़ ऑफ एनिमल्स, जैसे कि कैटल वगैरह, विच इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। तो ये याद रखना, FMD होता है वायरस से, एंथ्रेक्स होता है एक बैक्टीरिया से। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। दस एंथ्रेक्स डिसीज इज अ बैक्टीरियल डिसीज ऑफ एनिमल्स। द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ एंथ्रेक्स डिसीज इज बैक्टीरियम नोन एज बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, किससे होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिसीज in animals was discovered by Robert Koch in 1876। और सबसे पहले ये पता करने वाले कि एंथ्रेक्स डिसीज़ जो है वो बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। ये किसने पता करा था? रॉबर्ट कुच ने किया था इन 1876। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको 3 साइंटिस्ट के नाम देखने को मिले हैं। एक तो होगा हमारे अभी ये रॉबर्ट कुच, इसके अलावा हमने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पढ़ा है और एडवर्ड जेनर के बारे में पढ़ा है ना। तो ये सब चीज़ें आप सब ध्यान रखेंगे। चलो अच्छा, एंथ्रेक्स, अब बारी आती है कि एंथ्रेक्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे ये इसका डिसीज़ का ट्रांसमिशन होता है और कैसे ये ह्यूमन बींग्स के लिए जो हार्मफुल होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम बात करेंगे एंथ्रेक्स के सिम्टम्स की, तो अगेन वही बात है कि कुछ दिनों के लिए एनिमल्स में जो है ना फीवर देखने को मिलता है, वो थोड़े से रेस्टलेस होते हैं, खाना वगैरह ठीक से नहीं खाते हैं। और एंथ्रेक्स का सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक यही है कि और कोई एज सच सिम्टम देखने को नहीं मिलता और एनिमल की सीधे सडन डेथ ही होती है। तो अचानक से जब कभी किसी गाय की, बफेलो की, अचानक से किसी एनिमल की जो है ना डेथ हो जाए कि 2-3 दिन से जो है ना ये थोड़ा सा रेस्टलेस लग रहा था, लेकिन अचानक से अगले दिन आपने देखा कि वो मर गया, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो एंथ्रेक्स से ही मरा है। ठीक है, तो एक मेजर ड्रॉबैक यही है एंथ्रेक्स डिसीज़ का कि सडन डेथ होती है एनिमल्स की। कुछ दिन का इंक्यूबेशन पीरियड में जो है एनिमल्स को फीवर आता है। इसके अलावा डेथ के टाइम पे एक और सिम्टम होता है कि जिससे पता लगाया जाता है कि ये जो एनिमल है वो एंथ्रेक्स से मरा है या नहीं मरा है, कि डेथ के टाइम पे बॉडी में जो भी आप बोल सकते हो कि जो होल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नोस्ट्रिल्स हो गए, माउथ हो गए, है ना, एनस वगैरह हो गया, तो वहाँ पे ब्लड आ जाता है। तो बॉडी में जो भी होल्स होते हैं, चाहे वो एनस हो, चाहे वो माउथ हो, चाहे वो नोस्ट्रिल्स वगैरह हो, तो वहाँ पे ब्लड आ जाता है जब एनिमल की डेथ होती है एंथ्रेक्स से। तो ये एक मेजर आप बोल सकते हो कि सिम्टम होता है जिससे कि ये कंफर्म किया जाता है कि हाँ ये जो एनिमल है ये एंथ्रेक्स से ही मरा है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक काफ़ी इन्फेक्शियस डिसीज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है और बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं ये आप बोल सकते हो कि सॉइल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं।
तो मिट्टी की अगर हम बात करें तो हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो तो हमेशा ही मिट्टी के कांटेक्ट में रहते हैं। अगर वो ड्रॉट एनिमल्स हैं, है ना, जिनको हम स्पेशली खेत में जो है ना यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए, इरिगेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना, तो वो एनिमल्स जो होते हैं ड्रॉट एनिमल्स, उनका तो मिट्टी में ही काम रहता है, वो अधिकतर टाइम दिन में मिट्टी में ही बिताते हैं। और अगर सॉइल में एंथ्रेक्स बैक्टीरिया को कॉज करने वाले बैक्टीरिया के स्पोर्स प्रेजेंट हैं तो वो स्पोर्स उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर एंथ्रेक्स डिसीज़ जो है कॉज करते हैं। ठीक है, आई होप ये सारी बातें सबको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा डिटेल में जाके हम चीज़ों को इसलिए पढ़ते हैं ताकि चीज़ें हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए। अब मैं आपको जो है ना बस लाइन से बता दूं कि हाँ ये एंथ्रेक्स, ये एफएमडी और ये है एस्परजिलोसिस, ये इससे होता है, इसमें ये होता है और ख़त्म कंसेप्ट। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा डिसीज़ के बारे में पता रहना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि एंथ्रेक्स जो है ह्यूमन बींग्स में भी फैलता है, तो कैसे फैलता है? अगेन वही बात है कि या तो ह्यूमन बींग्स जो है डायरेक्टली एंथ्रेक्स इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आ गए हैं, या एंथ्रेक्स से इन्फेक्टेड एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को जो है यूज़ किया है, जैसे कि मीट वगैरह हो गया और मिल्क वगैरह हो गया, जिनको कि ठीक तरीके से पकाया नहीं गया है ना। अब किसी गाय को एंथ्रेक्स हुआ है सपोज़, और उससे मिलने वाले दूध को जो है ना कोई ह्यूमन बींग्स जो है कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस दूध को जो है प्रॉपरली पकाना या कुक करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना क्या होगा, वो जो एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया के जो स्पोर्स है ना वो उस मिल्क में प्रेजेंट रहेंगे, और अगर आप उस दूध को ठीक से पकाओगे नहीं और ऐसे ही जो है कंज्यूम कर लोगे तो बैक्टीरिया के स्पोर्स जो है ह्यूमन बींग्स की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है इन्फेक्शंस होता ही होता है, चांसेस होते नहीं है, इन्फेक्शन हो ही जाता है क्योंकि बैक्टीरियल स्पोर्स ऑलरेडी ह्यूमन बींग्स के अंदर पहुंच चुके हैं। तो ये एक तरीका हो गया ह्यूमन बींग्स का कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में जो है ना आप बोल सकते हो कि एंथ्रेक्स डिसीज़ होता है। तो ये हमने बात करी किसकी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, कि हमारे जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू बैक्टीरियल स्पोर्स बॉडी में एंटर कर गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा तरीका हो सकता है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस मतलब क्या, कि स्किन पे जो है किसी भी तरह का घाव हुआ है, कट वगैरह लगा है, और उस कट या घाव के कॉन्टैक्ट में एंथ्रेक्स बैक्टीरियल स्पोर्स जो हैं आ गए हैं, तो वो स्पोर्स उस घाव और उस कट के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो बॉडी में जो है ना बेसिकली स्किन पे रैशेस डेवलप होने लगते हैं। पहले तो ऐसा लगेगा कि कोई मच्छर काट के गया है ना, इतना छोटा सा बम्प रहता है, बाद में यही बम्प जो है वो बड़ा होता जाता है और काफ़ी फूलता जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और सेंटर में एक ब्लैक कलर का मार्क आ जाता है। तो ये एक मेजर आप बोल सकते हो कि सिम्टम हो सकता है ह्यूमन बींग्स में एंथ्रेक्स का, कि स्किन पे रैशेस डेवलप हो जाना, वो रैशेस बड़े हो जाते हैं, फूल जाते हैं और बीच में एक ब्लैक कलर का स्पॉट डेवलप हो जाता है हर एक रैश के बीच में, हर एक बम्प के बीच में। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा तरीका कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया है वो एंटर करता है। फिर इसके बाद में तीसरा क्या हो सकता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, एक होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू स्पोर्स का अंदर जाना, एक क्यूटेनियस हो गया। अब हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू बैक्टीरियल स्पोर्स का अंदर जाना, कि स्पोर्स जो हैं एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की हवा में है। कैसे हवा में है, क्योंकि भाई अगर आपके पास आप गाय बैलों का ध्यान रखते हो, आपके पास गाय बैलें हैं, कैटल्स वगैरह हैं, और उनमें से किसी को एंथ्रेक्स हुआ है, तो एंथ्रेक्स इन्फेक्टेड जो भी एनिमल होगा वो जब वो ब्रीदिंग की प्रोसेस करेगा तो वो एक्सहेल करेगा, एक्सहेल जब करेगा तो बैक्टीरिया की स्पोर्स एक्सहेल करेगा। ये बैक्टीरिया के स्पोर्स कहाँ रहेंगे, हवा में रहेंगे, और उसी हवा को अगर ह्यूमन बींग्स ने रेस्पायर कर लिया तो क्या होगा, बैक्टीरिया के स्पोर्स हमारे आप बोल सकते हो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाएंगे, हमारी बॉडी में चले जाएंगे और इन्फेक्शन हो जाएगा। आए आपको बात समझ में? तो 3 तरीके हो सकते हैं डिसीज़ ट्रांसमिशन के इन ह्यूमन बींग्स, कैसे ह्यूमन बींग्स को एंथ्रेक्स डिसीज़ हो सकता है। आई आपको बात समझ में? चलो बाकी अगर देखा जाए तो इसको जो है ट्रीट अगर जितना हो सके, पॉसिबल हो सके, तो वही बात है, ये प्रॉपर हाइजीन वगैरह मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया मोस्टली कहाँ पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है। ठीक है, अब अगर ह्यूमन बींग्स अगर कैरी कर रहे हैं, हाथ में बैक्टीरिया के स्पोर्स लेकर के आ रहे हैं, कपड़ों में लेकर के आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स में लेकर के आ रहे हैं एनिमल्स के पास, तो एनिमल्स के अंदर वो स्पोर्स चले जाएंगे। तो जितना हो सके हाइजीन का ध्यान रखो, प्रॉपरली जो है ना
जो भी केयर टेकर्स होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि वो हर एक दिन जो है अपने एनिमल को जा कर के चेक करें कि ये ठीक है या नहीं है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा तो नहीं है, कुछ अनईजी तो ये फील नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप एनिमल्स को पाल रहे हो तो उनको पालने की जिम्मेदारी प्रॉपर तरीके से उठानी चाहिए। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, एस्परजिलोसिस इज अ डिजीज ऑफ एनिमल्स लाइक पोल्ट्री बर्ड्स विच इज कॉज्ड बाय अ फंगस. This aspergillus is a fungal disease of animals. The causative microorganism of aspergillosis disease is fungus. तो बेसिकली aspergillosis एक फंगल डिसीज़ होता है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि ट्रांसमिशन का जो मोड है वो तीनों ही डिसीज़ में ऑलमोस्ट कैसा है, सेम है कि स्पोर्स जो है ना, जैसे कि बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वैसे फंगस के भी स्पोर्स होते हैं। तो फंगल स्पोर्स जो है ना हवा में उड़ते रहते हैं और इन्हीं फंगल स्पोर्स को जब एनिमल्स जो हैं ब्रीदिंग कर लेते हैं, उनकी बॉडी के अंदर चला जाता है और डिसीज़ कॉज हो जाती है। तो ये कुछ 3 हमारे मेजर ऐसे डिसीज़ हैं, ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि एनिमल्स में होते हैं। एक हो गया FMD, फुट एंड माउथ डिसीज़, दूसरा हो गया एंथ्रेक्स और तीसरा हो गया एस्परजिलोसिस। FMD है वायरल डिसीज़, एंथ्रेक्स है बैक्टीरियल डिसीज़ और एस्परजिलोसिस है क्या, एक फंगल डिसीज़। और इन तीनों ही डिसीज़ में आप बोल सकते हो कि कॉमन चीज़ क्या होती है कि तीनों डिसीज़ को आप बोल सकते हो कि ट्रीट करना आसान होता है, लेकिन कब, जब वो अपने इनिशियल स्टेज में हो। लेकिन वही बात है कि एनिमल्स के साथ मेजर इशू यही है कि वो बता तो पाते नहीं कि आज हमको बुखार है या आज हमको जो है ना चक्कर आ रहे हैं या आज हमसे काम नहीं करते बन रहा है, ये वो बता नहीं पाते हैं। तो डिसीज़ अल्टीमेटली अपने क्रॉनिक या अपने सीवियर स्टेज तक पहुँच जाता है। तो जहाँ से ट्रीटमेंट करना आप बोल सकते हो कि डिफ़िकल्ट होता है और जानवरों की जान बचाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये एंथ्रेक्स की एक साइकिल दी गई है कि किस तरीके से जो है ना इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन बीइंग्स में जो है इन्फेक्शन आ सकता है। तो क्यूटेनियसली आ सकता है, यानी कि स्किन के थ्रू आ सकता है ना। डायरेक्टली आपने क्या किया है, इंजेक्शन कर लिया है, इनहेल कर लिया है आपने एंथ्रेक्स के स्पोर्स वगैरह को, ठीक है। कुछ कीड़ों के काटने के कारण भी ह्यूमन बीइंग्स में जो है आप बोल सकते हो कि एंथ्रेक्स डिसीज़ आ सकता है ना। इन्फेक्टेड एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया है बिना ठीक से पकाए, या उनके आसपास आप गए हो तो बैक्टीरियल स्पोर्स जो हैं आपकी बॉडी में एंटर कर गए हैं हवा के थ्रू। तो ये पूरी साइकिल है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो 3 डिसीजेज़ हो चुकी हैं किसकी, एनिमल्स की। अब हम आ जाते हैं प्लांट्स के ऊपर कि किस तरीके से हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट्स में डिसीजेज़ कॉज करते हैं। तो जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, microorganisms also cause diseases in plants. For example, several microorganisms or microbes cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्शन से डिसीजेज कॉज करते हैं, जैसे कि पोटैटो, राइस, शुगर केन, मैंगो एक्सेट्रा। Some of the common plant diseases caused by microorganisms are rust of wheat, citrus canker and yellow vein mosaic of भिंडी। तो 3 डिसीजेज हैं जो कि हमको पढ़ना है प्लांट्स में। 3 हमने पढ़े थे एनिमल्स में, 3 ही हम पढ़ेंगे प्लांट्स में। द प्लांट डिसीज कॉल्ड रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय अ फंजाई। तो बेसिकली ये जो रस्ट ऑफ व्हीट है ये किस में होता है, ये गेहूं में होता है। इसके अलावा बार्ले और राई में भी हो सकता है। किस में हो सकता है, बार्ले और राई में भी हो सकता है। रस्ट ऑफ व्हीट किस में होता है, गेहूं में, या बार्ले और राई में भी हो सकता है। और ये किसके कारण होता है, फंजाई के कारण होता है। बेसिकली वो पक्सीनिया फंगस कहलाता है, पक्सीनिया रस्ट कहलाता है। आपके सिलेबस में नाम नहीं है लेकिन बता दिया मैंने कि पक्सीनिया रस्ट के थ्रू, जो कि एक फंगस है, रस्ट ऑफ व्हीट जो है होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक फंगल डिसीज हो गई। Thus the causative microorganism of rust of wheat disease is a fungus. The rust of wheat disease is transmitted through air and seeds. तो causative agent क्या है rust of wheat का, वो मैंने आपको बता दिया, एक फंगस है। अब सवाल ये है कि ये फैलता कैसे है, तो ये फैलता है एयर और सीड्स के थ्रू। तो एयर के थ्रू तो आप बोलोगे कि मैम हाँ समझ में आ रहा है कि फंगस है, तो फंगस के जो स्पोर्स होंगे वो हवा में जो है ना फैले हुए रहेंगे। तो हो सकता है कि हवा के थ्रू ट्रांसमिट होकर के फंगस के जो स्पोर्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर आकर के बैठ जाएं या मिट्टी के ऊपर आकर के बैठ जाएं और वहाँ से जो है ना प्लांट में इन्फेक्शन कॉज कर दे, डिसीज़ कॉज कर दे। लेकिन ये सीड्स का मतलब समझ में नहीं आया कि सीड से कैसे जो है ना कोई डिसीज़ कॉज हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है। जब आप हाई क्लासेस में जाओगे, बॉटनी वगैरह में आप पढ़ोगे कि
जैसे अभी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं क्रॉप मैनेजमेंट वगैरह में, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, कि किस तरीके से अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना। तो हमने वहाँ पे सोइंग की प्रोसेस देखी थी कि किस तरीके से मिट्टी में बीजों को बोया जाता है। उसके पहले हमने देखा था कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स सिलेक्ट करना कितना ज़रूरी होता है। अब जब आप अच्छी क्वालिटी के सीड्स सिलेक्ट कर लेते हो ना, इसके बाद में सीड्स को जो है ना प्रॉपर आप बोल सकते हो कि केमिकल्स के साथ जो है ना ट्रीट किया जाता है, ताकि अगर उन सीड्स के अंदर कोई भी पॉसिबल स्पोर्स प्रेजेंट हो या डिसीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो, तो वो वहीं के वहीं जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, सीड्स के पास जो है ना डिसीज़ कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, और उन्हीं सीड्स को आप मिट्टी में जाकर के सो कर दोगे। अब वो सीड जो है ना जर्मिनेट करना शुरू करेगा, उसका जर्मिनेशन होगा, उससे सीडलिंग निकलेगी, नया प्लांट निकलेगा, और वो जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्टेड होगा। उसमें ऑलरेडी जो है ना डिसीज्ड या बोल सकते हो कि डिजीज्ड प्लांट ही जो है ना ग्रो करेगा। तो सीड्स या बीजे भी डिसीजेस कॉज करते हैं, इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। इसलिए बोला जाता है, आगे जाके आप पढ़ोगे कि सीड्स को सो करने के पहले एक बार जब आपने सीड सिलेक्ट कर लिए हैं अच्छी क्वालिटी के, इसके बाद में उनको प्रॉपर केमिकल्स के साथ ट्रीट करना पड़ता है, ताकि जो भी पॉसिबल पैथोजेंस उनके ऊपर हो, अंदर हो, जो भी हो, वो सब जो है डिस्ट्रॉय हो जाए अल्टीमेटली। नहीं तो अगर हमने नहीं किया तो क्या होगा, उनसे जो प्लांट ग्रो करेगा ना वो प्लांट कैसा होगा, उसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्टेड प्लांट ही ग्रो करेगा। और अगर इन्फेक्टेड प्लांट ग्रो कर रहा है तो आप खुद ही समझ सकते हो ना कि ईल्ड कहाँ से अच्छी होगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं रस्ट ऑफ वीट की, तो इसका सिम्टम क्या होता है, तो स्टेम पे, लीफ में, है ना, स्टॉक वगैरह में जैसे कि रस्ट होती, जिसको हम जंग कहते हैं, लोहे की चीज़ों पे जंग लगती है, तो रस्ट का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन सा कलर होता है ना। वैसे ही अगर हम बात करते हैं रस्ट ऑफ वीट की, तो वीट का जो स्टेम होता है, जो लीव्स होती है, जो स्टॉक होती है, वहाँ पे भी हम बोलते हैं कि कुछ इसी तरीके के रेडिश ब्राउन पैचेस जो है ना डेवलप हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी रस्ट ऑफ वीट की, तो देखो ये लीफ है और लीफ में किस तरीके से रेडिश ब्राउन कलर के पैचेस जो है ना डेवलप हो चुके हैं, इसी को हम कहते हैं रस्ट ऑफ वीट। और अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आप खुद ही समझ सकते हो कि प्लांट कैसे ग्रो करेगा, और अगर वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करेगा तो ईल्ड कहाँ से अच्छी होगी। प्लांट से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी क्वालिटी में अच्छे नहीं होंगे, और अगर क्वालिटी किसी चीज़ की ख़राब हो रही है तो ईल्ड अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। प्लांट्स अल्टीमेटली अगर इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो प्लांट्स तो मर भी जाते हैं, तो प्रोडक्ट्स अच्छे क्या बुरे क्या किसी तरह के मिल ही नहीं पाते हैं, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओके, the rust of wheat disease is transmitted through air and seeds. This means that the mode of transmission of rust of wheat disease are air and seeds. As the name suggests, the rust of wheat disease occurs in wheat plants. बार्ले में भी हो सकता है और राई में भी हो सकता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डिसीज़ क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है द प्लांट डिसीज कॉल्ड सिट्रस कैंकर। अब बारी आती है सिट्रस कैंकर की। तो जैसे कि नाम बता रहा है सिट्रस, यानी कि ये डिसीज़ किस में होती है, सिट्रस फ्रूट्स में होती है, जैसे कि लेमन हो गया, टैंगरीन हो गया, है ना, इसके अलावा ऑरेंजेस वगैरह हो गए, बहुत सारे हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स होते हैं और उनमें ये डिसीज़ होती है। और ये क्या है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होती है। वो वाली जो थी रस्ट ऑफ वीट सॉरी, वो किसकी वजह से होती थी, वो फंगस की वजह से। ये कैसे हो रही है, सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। सो द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ सिट्रस कैंकर डिसीज आर बैक्टीरिया। द सिट्रस कैंकर डिसीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, और एयर के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है, ठीक है। और सबसे बुरी बात यह है सिट्रस कैंकर की कि इसका कोई क्योर नहीं होता है। अब आपने हमेशा एक टैगलाइन सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि इससे पहले कि बीमारी हो और उस बीमारी को आप ठीक करो, उसका ट्रीटमेंट कराओ, इससे बेहतर होगा कि आप बीमारी को होने ही मत दो। जैसे कि सिट्रस कैंकर है, अब इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो क्या करोगे, एक बार जो पौधों में हो गई, सिट्रस प्लांट्स में हो गई सो हो गई। अब क्या होगा, उनकी लीव्स में, स्टॉक वगैरह में जो है ना पैचेस जो है ना, ब्लेमिशेस वगैरह जो है डेवलप हो जाएंगे, फ्रूट्स में जो है ब्लेमिशेस डेवलप हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे लेमन की फ़ोटो दिखाई जा रही है, और लेमन में देखो कैसे ब्राउन और येलो पैचेस जो है डेवलप होते जा रहे हैं, ठीक है, फ्रूट्स में डेवलप हो गए। अब आप खुद ही सोचो,
इस तरीके के फ्रूट्स कोई किसान अगर मार्केट में लेकर के जाएगा उसे बेचने के लिए, तो क्या इस तरीके के बुरे क्वालिटी के, बैड क्वालिटी के फ्रूट्स कोई सेलेक्ट करेगा, कोई कंज्यूम करना पसंद करेगा, परचेज करेगा? आप करोगे क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली क्वालिटी और आप बोल सकते हो कि ईल्ड जो है ना वो अफेक्ट हो जाती है किसी भी तरह के इन्फेक्शंस के थ्रू। तो जैसे कि सिट्रस कैंकर है, इसका कोई इलाज नहीं है, एक बार अगर पौधों में हो गई सो हो गई, इसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे ब्लैमिशेस वगैरह जो है ना डेवलप होते जाएंगे और प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो स्टंटेड होगी, यानी कि ठीक से प्लांट ग्रो कर ही नहीं पाएंगे, प्लांट की और हालत ख़राब होती जाएगी, पत्तियां झड़ती जाएंगी, है ना, धीरे धीरे हम बोलते हैं कि फ्रूट्स भी नहीं आएंगे और अल्टीमेटली प्लांट जो है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है सिट्रस कैंकर का कि कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई क्योर नहीं है, बस जितना हो सके उतना जो है ना प्रिवेंट करोगे तो ही बेहतर होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डिसीज़ के ऊपर। नेक्स्ट डिसीज़ कहाँ गया हमारा, ये रहा। ठीक है, तो एयर, अच्छा, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि इस डिसीज़ का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है, एयर, यानी कि हवा के थ्रू फैलता है, यानी कि जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो हवा में रहते हैं और हवा के थ्रू प्लांट के, सिट्रस प्लांट्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं और उनको जो है डिसीज़ कॉज करते हैं। फिर इसके बाद में एज द नेम सजेस्ट, द सिट्रस कैंकर डिसीज अकर्स इन द सिट्रस ट्रीज सच दोज ऑफ लेमन, लाइम, ऑरेंजेस एक्सेट्रा। फिर थर्ड डिसीज़ आती है प्लांट डिसीज, जिसको हम कहते हैं येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी या फिर ओकरा। ठीक है, भिंडी को हम ओकरा भी कहते हैं। तो भिंडी और ओकरा में होने वाली एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको हम कहते हैं येलो वेन मोजैक। आपने कभी किसी लीफ का स्ट्रक्चर ध्यान से देखा हो तो लीफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं एक लीफ का स्ट्रक्चर बनाऊं डार्क ग्रीन कलर से, देखो ये आपके सामने एक लीफ का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो एक मेन आपको लीफ के बिल्कुल बीचों बीच आपको एक एक लाइन जाती हुई दिखती है जिसको हम कहते हैं मिड रिप। ठीक है, और इस मिड रिप के आप बोल सकते हो कि साइड से बहुत सारी कुछ इस तरीके के ब्रांचेस दिखाई देती हैं, है ना। कोई भी पत्ती उठा करके देख लो, आपके पास जो भी पौधे, गमले, जो भी पेड़ हैं, उसकी किसी भी एक पत्ती को उठा करके देख लो तो एक टिपिकल लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा ही मिलेगा कि बीचों बीच आपको एक मोटी सी लाइन जाती हुई दिखाई देगी जिसको हम कहते हैं मिड रिप। और इस मिड रिप के आसपास से बहुत सारे कुछ ब्रांचेस निकलती हुई आपको दिखाई देती हैं जिनको हम कहते हैं वेन्स। ठीक है, तो लीफ का स्ट्रक्चर समझाना इसलिए ज़रूरी था कि आपको पता चले कि बेसिकली वेन्स क्या होती हैं। तो ये जो अभी हम डिसीज़ पढ़ रहे हैं कौन सी वाली, येलो वेन मोजैक, इस डिसीज़ में बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये जो भी आपको लीफ की जो सबसे पहले तो कुछ इस तरीके के ग्रीन और येलोइश पैचेस जो है, भिंडी की हम बात करें कि भिंडी के पौधों में जो उसकी लीव्स होती हैं उनकी लीव्स में कुछ इस तरीके के बीच बीच में ग्रीनिश और येलोइश, हरे या येलो कलर के पैचेस जो हैं डेवलप हो जाते हैं। फिर धीरे 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 ये जो वेन्स है ना पत्तियों की, ये गायब होना शुरू हो जाती है। तो समझ में आता है कि भैया डिसीज़ जो है अपने क्रॉनिक स्टेज में पहुंच रहा है, क्योंकि धीरे धीरे पहले तो केवल ग्रीन और येलो कलर की जो है ना पैचेस डेवलप होंगे। अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो फिर क्या होगा, ये जो पूरी वेन्स है ना धीरे धीरे यही गायब होने लगेंगी, कुछ इस तरीके की सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाती हैं और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, पत्तियों की हालत ख़राब हो जाएगी, पत्तियाँ जो है पेड़ से गिर जाएगी। अब आप बोलोगे कि मैम होता क्या है, होता यह है कि जो भी भिंडी की क्वालिटी आपको मिल रही है वो क्वालिटी क्या होने लगती है, डिटोरिएट होने लगती है। भाई आप खुद ही सोचो ना, प्लांट ही अगर बीमार है तो प्लांट से उगने वाले, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, वो कहाँ तक हेल्दी रहेंगे, उनकी क्वालिटी भी तो डिटोरिएट होगी ना। तो अगर नॉर्मल हम बात करें अपनी भिंडी की तो वो कुछ इस तरह की होती है, लेकिन अगर उस भिंडी के पौधे में येलो वेन मोजैक डिसीज़ है तो भिंडी की क्वालिटी देखो कितनी पुअर होती जाती है ना। फ्रूट्स का जो साइज़ है वो छोटा, मतलब ये तो खैर वेजिटेबल है तो वेजिटेबल के जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है और ग्रीन से देखो ये कैसी हो गई, बिल्कुल पीली पड़ गई है, लग ही नहीं रहा है ये भिंडी है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन डिसीज़ेज़ हैं जो कि प्लांट्स में होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा रस्ट ऑफ वीट, जो कि वीट में होता है, गेहूं के पौधे में होता है। उसकी स्टॉक, उसकी लीफ है ना, उसके स्टैम पे रेडिश और ब्राउन कलर के पैचेस जो हैं डेवलप हो जाते हैं। जिस तरीके से लोहे की चीज़ों में जंग लगती है तो जंग के कलर का ही पैचेस जो है डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा बारले और राई के पौधों में भी रस्ट ऑफ वीट देखने को मिलता है। ये है क्या, ये बेसिकली आप बोलते हो कि ये एक फंगल डिसीज़ होता है, एयर और सीड्स के थ्रू
फैलता है। तो एयर में फंगस के स्पोर्स आ जाते हैं, सीड्स जो बीजे होते हैं उनमें जो है ना फंगस के स्पोर्स होते हैं। तो सो करने के पहले ज़रूरी है कि फंगस जो सीड्स है उनको आप प्रॉपर केमिकल्स के साथ ट्रीट करो, ताकि सीड्स में जो भी पॉसिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप सीड्स को सो कर दोगे मिट्टी में तो वैसे के वैसे जो है ना प्लांट्स निकल के आ जाएंगे, और वो प्लांट्स कैसे होंगे, ऑलरेडी आप बोल सकते हो कि पैथोजन के कारण इन्फेक्टेड होंगे। ठीक है। नुकसान क्या होता है कि प्लांट की स्टंटेड ग्रोथ होती है, यानी कि जितने हाइट तक उनको पहुंचना चाहिए उतने हाइट तक वो लंबे नहीं हो पाते हैं। पत्तियां उनकी जो है ना ख़राब हो जाती हैं, स्टॉक ख़राब हो जाती हैं, उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, क्वालिटी डिटोरिएट होती है और कुछ नहीं। फिर इसके बाद में हमने बात करी कि इसकी सिट्रस कैंकर की, तो सिट्रस कैंकर जो है सिट्रस फ्रूट्स में ही होता है, और ब्लेमिशेस वगैरह जो है डेवलप हो जाते हैं फ्रूट्स में, स्टॉक में, लीव्स में, पूरे प्लांट्स में, और क्वालिटी फिर हम बोलते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स की डिटोरिएट होती ही होती है ना। वही बात है कि ग्रोथ कम होगी, उतने जो है ना फ्रूट्स डेवलप नहीं होंगे, हो भी रहे हैं डेवलप तो देखो ज़रा उन पे जो है ना पैचेस डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसे क्वालिटी के सीड्स फ्रूट्स का कोई काम नहीं होता है, इसका कोई क्योर नहीं है, इसका सिर्फ प्रिवेंशन ही पॉसिबल है। ठीक है। फिर सिट्रस फ्रूट्स हम बोलते हैं, सिट्रस जो कैंकर है वो क्या है, वो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, और अल्टीमेटली हमारे पास आता है क्या, येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, जिसके लिए हम बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ तो नहीं हम बोल सकते हैं, लेकिन हाँ भिंडी वगैरह में, ओकरा में ज़्यादा देखने को मिलता है कि ग्रीन और येलोइश पैचेस डेवलप होंगे पत्तियों के ऊपर, फिर धीरे धीरे जो वेन्स हैं वो गायब होने लगेंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो भिंडी का जो आप बोल सकते हो कि जो वेजिटेबल है उसका साइज़ आप देखो कैसा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, पूरी भिंडी येलो पड़ गई है। इसी तरह की भिंडियाँ आती हैं, ऐसा नहीं कि पहले ऐसी आएंगी और फिर ख़राब होंगी, भिंडियाँ इसी तरीके की फिर जो है ना आने लगती हैं प्लांट के ऊपर, इन्फेक्टेड प्लांट के ऊपर। और अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ, और ये क्या है, ये एक वायरल डिसीज़ है। तो एक हमने पढ़ी बैक्टीरियल, सबसे पहले हमने फंगल पढ़ी, फिर ये वाली हमने पढ़ी बैक्टीरियल, और अब हम पढ़ रहे हैं वायरल डिसीज़। तो ये एक वायरल डिसीज़ है, और बेसिकली इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कौन होता है, वो है एक इंसेक्ट जिसको हम कहते हैं वाइट फ्लाई। क्या है वो, वाइट फ्लाई। ठीक है। तो हमने ये भी देखा कि एयर के थ्रू भी ट्रांसमिशन होता है डिसीज़ का, हमने ये भी देखा कि सीड्स के थ्रू भी होता है। अब हम येलो वेन मोज़ैक में देख रहे हैं कि ये एक इंसेक्ट के थ्रू होता है, और इंसेक्ट भी कौन सा वाला, वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई के थ्रू जो है ना वायरस जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर जाता है। ठीक है। द डिसीज़ ऑफ क्रॉप of plants caused by microorganisms reduce the yield and quality of various crops. The plant disease can be controlled by the use of certain chemicals which kill the disease causing microorganisms or insects. तो अगर हम बात करेंगे एनिमल्स की तो वैक्सीनेशन सबसे बढ़िया तरीका होता है ना। और अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की तो प्लांट्स में फिर यही है कि केमिकल्स वगैरह जो है ना अप्लाई करते जाओ, ताकि जो भी पॉसिबल डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स है जो कि प्लांट्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं वो वहीं के वहीं मर जाए, अदरवाइज़ क्या होगा, प्लांट में डिसीज़ हो जाएगी। ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना सिर्फ हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल होते हैं, बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होते हैं। और कई बार तो मुझे लगता है कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए जो इन्फेक्शंस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा होते हैं पॉसिबल, वो ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगेन कि जब वो अपने सीवियर स्टेज में पहुंचते हैं तब उन डिसीज़ का पता चलता है, तब जा कर के वो डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारी तरह वो बोल नहीं सकते हैं, है ना। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं अपने इसी चैप्टर के कुछ और नए टॉपिक्स को। तब तक आप क्या करेंगे, हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपरली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। तो उनको देखना होगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।